प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टीचटी पीएचटी एलटी जीआईसी के लिए क्लासेस कर रहे हैं और आज की जो हमारी टॉपिक है वह है एंजियोस्पर्म। इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की कि हम लोग प्लांटिक किंगडम में जो चर्चा की है, सबसे पहले हमने थैलोफाइटा में शैवाल को पढ़ा, जिसमें मैंने आपसे बताया कि इसे अपने लाइफ को जीवन जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा की बात की कि ब्रायोफाइटा लैंड पे भी पाए जाते थे और कहाँ पाए जाते थे, पानी में भी पाए जाते थे। इसे प्लांट जगत का उभयचर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने रिप्रोडक्शन के लिए किसकी सहायता लेता है, पानी की सहायता लेता है। ठीक है। उसके बाद टेडोफाइटम हमने देखा कि यहाँ पे सत्य जड़ तना पत्ती बनना शुरू हो गए थे। उसके पहले जड़ तना पत्ती सत्य रूप से नहीं बनते थे। ठीक। उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म देखा कि बीज का निर्माण होना शुरू हो गया, लेकिन उस बीज के ऊपर छिलके नहीं पाए जाते थे। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे पौधे के बारे में जिन पौधों में पुष्प का निर्माण होगा, पुष्प भी पाए जाएंगे, फल भी बनेंगे, बीज भी बनेंगे और यहाँ पे उसके आधार पे बीजों को दो भागों में बांट दिया जाएगा। इसको एक को हम लोग कहेंगे मोनोकाटिलिडन और दूसरे को क्या कहेंगे, डाइकाटिलिडन। तो इन सभी चीज़ों के एक एक करके समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन एक बार आप इसे करिए और जितनी भी एनसीईआरटी की क्लासेस हो रही है, एनसीईआरटी क्लास करिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करिए मेरे साथ और साथ में टारगेट बैच जरूर करिएगा। यूपी टेट की एक बड़ी अपडेट निकल करके आई, 1 मिनट लगेगा आपको हम बता दें कि 28 तारीख को लगभग डेट फाइनल है। 28 नवंबर को आपका पेपर होने वाला यूपी टेट का। उसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा और वैकेंसी आएगी। तो आपसे एक वो है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी पे थोड़ा फोकस केंद्रित कर लीजिए। इसको भी पढ़ते रहिए, उसको भी पढ़ते रहिए। इसका वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता है, इसको पढ़ते रहिए, उसको भी पढ़ते रहिए, जिससे आपकी तैयारी दोनों की चलती रहे। और सुपर टेट की वैकेंसी आप जानते हैं, प्राइमरी की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े पद हैं, ज़्यादा पद हैं, तो आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। पुष्पी पात्मों तथा एंजियोस्पर्म आज हमको पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ना। जिम्नोस्पर्म हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारी टॉपिक है एंजियोस्पर्म। ठीक है। पुष्पी पात्मों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। जिम्नोस्पर्म पुष्पी पादप हैं। एंजियोस्पर्म कैसे पादप हैं, एंजियोस्पर्म कैसे पादप हैं, पुष्पी पादप हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड तो बनता है लेकिन अनावृत होते हैं, यानी यहाँ पे पुष्प का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म कैसा है, पुष्पी पादप है। इसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे, आपसे पूछ लिया जाए, बेसिक सा क्वेश्चन है कि मान लेते सुपर टेट में ही पूछ लिया कि पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जो सबसे बड़ा वर्ग होता है, तो आप कहेंगे कौन सा वर्ग होता है, एंजियोस्पर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक। इनके वासस्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे कि बुल्फिया से लेकर के सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर तक की ऊंचाई तक होते हैं। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दोनों वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त हो जाते हैं। कह रहा है कि कितने वर्गों में विभक्त हो जाते हैं, 2 वर्गों में विभक्त हो जाते हैं। एक को हम लोग डाइकाटिलिडन कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, मोनोकाटिलिडन कहते हैं। 2 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। जो डाइकाटिलिडन होता है यानी 2 बीजपत्री होते हैं, पौधों की पहचान बीजों के 2 बीज पत्रों के होने से। जैसे आप चना लेंगे, मटर लेंगे, तो उसके छिलके को हटा दीजिए, जो सीड कोट है, सीड कोट को हटा दीजिए। सीड कोट को हटाने के बाद आप देखेंगे तो सीड कोट जैसे हटाएंगे उसके अंदर आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2 दाल दिखाई पड़ेगी, 2 कार्टिलिडन दिखाई पड़ेंगे, तो उन्हें हम डाई कार्टिलिडन कहते हैं। और गेहूँ ले लीजिए, धान ले लीजिए, तो उसका छिलका जब हटाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 दाना दिखाई पड़ेगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मोनोकाटिलिडन कहते हैं। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसमें बहुत सारी फैमिली आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बहरहाल अभी इतना बेसिक सी जानकारी है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 बीजपत्री तथा 1 बीजपत्री विभक्त किया गया। 2 बीज पौधों की पहचान बीजों के 2 बीजपत्र होने। ठीक। पत्तियों में जालिका रूपी विन्यास, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पत्तियां 2 तरह की होती हैं। एक में क्या होता है कि पैरेलल विनेशन पाया जाता है। ठीक है। और एक में जालिकावत विन्यास पाया जाता है, यानी रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। जिन पत्ती में पैरेलल विनेशन पाए जाते हैं वो ज़्यादातर उम्मीद है किसकी होंगी, एक कोशिकी की। और जिसमें जालिकावत विन्यास पाए जाते हैं वो ज़्यादातर उम्मीद किसकी होती है कि 2 बीजपत्री पौधों की पत्तियां हैं। ठीक। जालिकावत विन्यास तथा पुष्पों में चतुष्की और पंचटयी, चतुष्टयी तथा पंचटयी होने के, अर्थात पुष्पों के प्रत्येक पुष्पी चक्र में 4 या 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। ठीक है।
दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीच में केवल एक बीजपत्र होता है। पत्ती में समांतर विन्यास पाया जाता है, पैरेलल विनेशन पाया जाता है। त्रिटयी पुष्प होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? त्रिटयी होते हैं, ठीक। अर्थात प्रत्येक पुष्प के 3 उपंग और बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, ठीक। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में कितने बीजपत्र होते हैं? 1 बीजपत्र होता है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए जो काम की चीजें हैं। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणुपत्र है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर के लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर के बीजाणु परागकण बनाते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडप होते हैं। कह रहा पुष्प में जो मादा अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। स्त्रीकेसर में आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जो कि पतली वर्तिका के रूप में शीर्ष वर्तिकाग्र से जुड़ा रहता है, ठीक। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। सामान्य प्रत्येक अंडाशय में एक गुण बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा विभिन्न 4 अगुणित गुण बीजाणु बनाती है। इसमें 1 मिनट रुक जाइए, बता दें। इसमें 3 अविकसित हो जाते हैं तथा विभाजन भ्रूणपोष हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। कह रहा है जो ऐसे एक संरचना आपने देखा होगा, तो ये 2 पाली संरचना पाई जाती है। इसे हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इन्हीं के अंदर परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। एंथर कहा जाता है, इसे एंथर कहते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं। फिर ये डेवलप करेगा, परागकोश बनाएगा और इसमें परागकण पाए जाएंगे। उसी तरह से आपने देखा होगा कि इसको जो है क्या कहते हैं? हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी यहाँ पे होता है और इसे ओव्यूल कहते हैं। यही बाद में ओव्यूल डेवलप करके सीड बना लेता है। ये क्या बना लेता है? ओवरी से फ्रूट बन जाता है। तो वही कह रहा है कि ये जो ओव्यूल होता है, ये पहले जब विभाजन करता है, तो पहला विभाजन जैसे गैमेटोजेनेसिस में अगर हम आ जाए, तो पहले विभाजन होगा। पहला विभाजन जब होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। यह विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं। उसके बाद यह विभाजन करता है, कितनी कोशिकाएं बन जाती? 4। और इसे अभी क्या है? समसूत्री सेकेंड है। इसके बाद ये चारों कोशिकाएं आपस में क्या काम करती हैं? सभी अपना साइटोप्लाज्म एक को दे देती हैं, यानी एक जीवित बचती, बाकी 3 डीजनरेट हो जाती हैं। और जब 3 डीजनरेट हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती हैं, तो उसमें एक जो बचता है वही फिर आगे बढ़ जाता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है और किसका निर्माण करता है? एक ओव्यूल का निर्माण करता है। 2 पोलर बॉडी बनती है और एक ओव्यूल का निर्माण कर लेता है। और वही जो ओव्यूल निर्माण करता है, बाद में वही बीज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर? अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। समानता प्रत्येक अंडाशय में एक गुर्भ बीजाणु मात्र कोशिका होती है और अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित बीजाणु बनाते हैं, जिसमें से 3 अविकसित हो जाती हैं और प्रत्येक विभाजित होकर के गुरु भ्रूणपोष बनाती हैं, ठीक। प्रत्येक भ्रूणपोष में 3 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं होती हैं। अंड समुच्च, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं और प्रतिवंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, प्रतिव्यांशात कोशिकाएं पाई। जब ओव्यूल आप देखते हैं तो ओव्यूल में ऐसे होता है, इसे आप कहते हैं सिनर्जिड इंड, एक को कहते हैं एंटीपोलर इंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पोलर बॉडी। तो इसमें जब देखते हैं तो 3 कोशिकाएं कहाँ हो जाती है? सिनर्जिड इंड की तरफ। 3 कोशिकाएं कहाँ हो जाती है? पोलर बॉडी की तरफ हो जाती हैं। और 3 कोशिकाएं एंटीपोडल की तरफ, 3 कोशिकाएं सिनर्जिड इंड पे और 2 कोशिकाएं कहाँ आ जाती हैं? पोलर बॉडी पे, ठीक। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एक मेच्योर ओव्यूल में कितनी सेल पाई जाती हैं। तो आपसे जब सेल पूछा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, कितने सेल पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 7 सेल स्टेज होता है। लेकिन जब पूछा जाए कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 8 न्यूक्लियस स्टेज पाई जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके अंदर पाए जाते हैं पोलर बॉडी में। टोटल न्यूक्लियस संख्या कितनी हो जाती है? 8। वही कह रहा है 2 ध्रुवीय कोशिकाएं हो जाती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे दुगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। कह रहा है कि कोशिकाएं जो अंड वाली बीच में थी, ये आपस में जुड़ करके दुगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद आकर के इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? बीज आगे की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे दुगुणित द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। कौन सा? दुगुणित द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है, ठीक। यह स्थानांतरण के परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, इससे परागनली बनती है और परागनली वर्तिकाग्र में वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मों को छोड़ देती है, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से, एक नर युग्मक किससे जुड़ गया? अंड कोशिका से जुड़ गया सिनर्जिड एंड पे, और एक जाकर के इसके साथ संलयन कर लेता है।
इस प्रकार से क्या हो जाता है, त्रिसंलयन हो जाता है। ये लीसंलयन नहीं, त्रिसंलयन हो जाता है, त्रिसंलयन हो जाता है, जिसे हम लोग डुअल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक क्या करता है, द्वितीयक से संलयन कर लेता है, जिससे त्रिगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीईएन, ठीक, क्या कहा जाता है, पीईएन कहा जाता है। चूंकि दो संलग्न होते हैं, ठीक, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन हो गया। द्विनिषेचन जिम्नोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज भ्रूण जिससे एक अथवा दो बीजपत्र होते हैं में विकसित हो जाता है, और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है। भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है तथा इन घटनाओं के दौरान बीजांड के बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय में फल बन जाता है। कह रहा बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीजांड से बीज का बनता है और अंडाशय फल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये देखिए जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया होगा। यहाँ आप देखिए, एक फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, ये लघु बीजांड जनन है, उसके बाद परागकण बना है, और परागकण यहाँ पे दो, परागकण में कितने पराग को देखिए दो कण होते हैं। ठीक है, जिसे परागण कहते हैं, दो होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के साथ इनका संलयन होता है। संलयन होने के बाद क्या युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, और भ्रूण विकसित करके फिर क्या बनाता है, एक नया पौधा बना लेता है। फिर से देखते हैं, कह रहा है पौधे के पुष्प में दो भाग होते हैं, एक को हम नर भाग कहते हैं जिसे परागकोश कहा जाता है, या क्या कहते हैं इसको, ठीक, नर भाग कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं, इसे मादा जनन अंग कहते हैं। मादा जनन अंग के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, जबकि पुरुष के भाग कितने होते हैं, दो होते हैं। मेल जन पार्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, एक एंथर होता है और एक क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंथर ही विकसित करके क्या बनाएगा, परागकोश बनाएगा, और परागकोश में क्या पाए जाएंगे, परागकण पाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। और जो मादा में डेवलपमेंट होता है, ओवा का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल का, तो उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। ये आपस में दोनों मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। ये जो भ्रूण बनते हैं यही जाकर के युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और जब फर्टिलाइजेशन बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज डेवलप करके भ्रूण बनाता है, और भ्रूण विकसित करके क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म दे देते हैं। पादप जीवन चक्र और संतत का पीढ़ी एकांतरण, इसे आप घर पे पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं। जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे ना, तो उसमें एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप धीरे धीरे सब्जेक्ट से जुड़ने का प्रयास करिए। कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ लोगों की पढ़ाई किसी कारणवश छूट चुकी है, लेकिन अब उनकी इच्छा हो रही कि वो पढ़ें, तो उन्हें जोड़ने का ये सबसे सरल साधन है। आपने शायद टेट वगैरह में पढ़ा होगा कि हमें सरलता से कठिनता की तरफ चलनी चाहिए। अभी जो आपकी क्लास 20 मिनट की ना, कोई ऐसा दिन आएगा जब हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो 20-20 घंटे की भी क्लास करेंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, 20 मिनट करना है। 20 मिनट इसलिए करना है कि आप 20 मिनट में आपको बोरियत नहीं होगी, आप उसमें अपनी इच्छा के अनुसार से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल चला देना, सुनते रहना। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ेगी। हमने ये पढ़ा था, हमने बीएससी में पढ़ा था, हमने इंटर में पढ़ा था, हमने एमएससी में पढ़ा था, वो जब जिज्ञासा आएगी ना, धीरे धीरे आप खुद ही काम करने लगेंगे। फिर हमारी ये आवश्यकता नहीं होगी कि हम जो करवा रहे हैं, ये कोई प्राइमरी क्लास नहीं, ये हम इसलिए करा रहे हैं कि आप धीरे धीरे जिज्ञासावान होइए, और जैसे आप जिज्ञासावान हो जाएंगे तुरंत हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक टॉपिक करने में यही इतना, जितना हम अभी पढ़ रहे हैं ना, यही इतना करने में कम से कम 1 घंटे से सवा घंटे लग जाएंगे, और उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में करना होगा। तो वहाँ पे डायग्राम बनाना, सीखना, समझना सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को करते रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा पादप जीवन चक्र तथा संतति और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कह रहा पादप में अगुणित तथा दुगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। ठीक, इसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा दुगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप काय युग्मकोद्भिद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण दुगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी गई संरचना, इसके बारे में आपको समझ लेना। 3 कॉमन चीज़ें हैं, उसे जानना जरूरी। पादप काय में मियासिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजांड, ठीक, बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादपकाय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों में जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजांड जो दुगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतत या पीढ़ी एकांतरण होता है। यद्यपि विभिन्न
पादप वर्गों तथा उनकी बेष्टियों में निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित किया जाता है। बीजांड उद्भव कैरा स्पोरोफिटिक संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, जिसमें इसमें कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। युग्मनज में मियासिस विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजांड बनते हैं। अगुणित बीजांड में माइटोटिक डिवीजन द्वारा युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट अवस्था आती है। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषण अथवा मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक कहते हैं। बहुत से शैवालों जैसे कि वालबाक्स, स्पायरोगायरा तथा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पादप में दुगुणित बीजांडभिद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मकोद्भिद एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को दुगुणित कहते हैं। एक शैवाल फ्यूकस स्पीसीज इसी पैटर्न पर प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही सभी बीजी पादप जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इसी पैटर्न के अनुसरण करते हैं, जिनमें युग्मकोद्भिद अवस्था कुछ कोश की या बहुकोश की होती है। यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, दुगुणित क्या होता है इसी को याद रखना है। उदाहरण जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और इसको याद रखना, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में मिश्रित अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोश की होती हैं, लेकिन इनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषित थैलसाब अथवा सीधी अवस्था अगुणित युग्मकोद्भिद में होती है और यह अल्पायु बहुकोश की बीजाणुभिद को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने अथवा पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करते हैं। पीढ़ी का अंतरण करता है। प्रायः ब्रायोफाइट में ऐसा ही पैटर्न होता है। आगे बढ़ जाते हैं। दुगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी संवहन पादपकाय होता है। यह बहुकोशिक मृतोपजीवी स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्मकोद्भिद से पीढ़ी का अंतरण करता है। ऐसे पैटर्न में अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं। अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न होता है। उनमें से कुछ एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प में अगुणित दुगुणित पैटर्न दोनों होते हैं। ठीक। फाइकस एक शैवाल है जिसमें दुगुणित पैटर्न होता है। फाइकस एक शैवाल है जिसमें दुगुणित पैटर्न पाया जाता है। सारांश की बात कर लेते हैं। 1 मिनट लगेंगे, सारांश में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सारांश 2 पेज है, थोड़ा तेजी से चलेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे, पूरा पढ़ के जाइएगा। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होते हैं। ये सरल थैलसाप, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय होते हैं। वर्णक के क्रम, प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 भागों में यानी क्लास में विभक्त किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। शैवाल प्रायः विखंडन तथा कायिक प्रवर्धन करते हैं। लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मी हो सकती हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब गैमेट समान होंगे समयुग्मी, जब थोड़ा सा साइज में अंतर होगा तो असमयुग्मी, और जब मार्फोलॉजी में भी अंतर और जेनेटिक्स रूप में भी अंतर पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, विषमयुग्मी कहेंगे। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाय अधिक विकसित होती है। यह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं और मूल की तरह, पत्ते की तरह तथा पत्तियों की तरह, मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह इनकी रचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा लीवरवर्ट तथा मांस में विभक्त होते हैं। लीवरवर्ट थैलसाप द्वारा पृष्ठाधर होते हैं। मांस सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी होती हैं। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है जो युग्मकों के उत्पन्न करती है। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जो पुंधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक जिससे पैदा होते हैं वो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में बहुकोश की रचना बनती है जिसे जीवाणु उद्भिज कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजांडुओं में युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधे बीजांड उद्भिद होता है जो वास्तविक मूल तना पत्तियां होती हैं। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। बीजांड उद्भिद में बीजांडुधानी होती है। इसमें मियासिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इनके वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं। इनमें क्रमशः पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज
से बीजांड उद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अथवा अंडाशय भित्त से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीजांड अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजांड द्वारा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। ये धानियाँ बीजाणुपर्ण में होती हैं। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप से लगी रहती हैं। इनसे क्रमशः नर शंख तथा मादा शंख बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय से निकल जाता है। यहाँ पर यह स्त्रीधानी में स्थित अंडकोश का से संलग्न हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में नर लैंगिक अंग पुंकेसर तथा मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर फूल के में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। परागकोश में अर्धसूत्रण के द्वारा परागकण नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। स्त्रीकेसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक तथा भ्रूणकोश होता है जिसमें अंडकोश का होती है। परागनली भ्रूणकोश में जाती है। यहाँ पर वह दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंडकोशिका में संलग्न हो जाता है तथा दूसरा द्वितीयक केंद्र से संलग्न रहता है। इस दो संलग्न के प्रक्रम को द्विनिषेचन कहते हैं। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म एक अद्भुत है। जिम्नोस्पर्म द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त किए जाते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधे जिनमें अगुणित युग्मकों तथा दुगुणित बीजाणु उद्भिद उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के बीच जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है। लेकिन विभिन्न पौधों के वर्गों तथा पौधों में जीवन चक्र अगुणित, दुगुणित तथा मिश्रित प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा हमारे समझ से फोर्थ चैप्टर हमें पढ़ना और उसी के साथ क्लास 11 की यह यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी फोर्थ चैप्टर पढ़ने के बाद। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे हैं। यदि नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखा करिए। सारे वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।